हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था विद्युत रसायन। उसमें मैंने आपको जो है सबसे पहले बता दिया था विद्युत रसायन किसे कहते हैं, और जो सेल होता है उसके दो प्रकार बताए थे, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेलों के दो नाम बताए थे अलग से, उनका नाम था गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल। उसके अलावा फिर अपन ने जो विद्युत रासायनिक सेल था उसका एक उदाहरण लिया था जिसका नाम था डेनियल सेल, और उसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, विद्युत धारा किधर से किधर जाएगी और कब जाएगी, तीन शर्तें बताई थी आपको। और डेनियल सेल का विद्युत भाग में बताया था 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक अपन ने चैप्टर जो है ना उसमें ये चीजें पढ़ ली है। उसके बाद में अब अपन आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो विद्युत भाग बल या जो सेल विभव है वो ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे आप आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड विभव। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड विभव। तो जैसे अपन ने विद्युत रासायनिक सेल के उदाहरण देखे थे, डायग्राम देखा था, उसी प्रकार से जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उसके भी उदाहरण और जो उसके जो एग्जाम्पल होंगे या डायग्राम होगा वो सब आपको इसी चैप्टर के अंदर जब लास्ट में विद्युत अपघटन के नियम वगैरह आएंगे तब आपको बता दिए जाएंगे। यहाँ पर जो मैं सिलेबस करा रहा हूँ आपको, तो जो एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चल रहा है अपना। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दो टॉपिक है ना इधर उधर हो सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि राजस्थान बोर्ड में सर ये टॉपिक पहले था, सीबीएसई में बाद में है, तो अपन जो है ना एक ही बुक को प्रिपेयर कर सकते हैं और वो जो अपन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको जो है ना इस तरह का डाउट नहीं होगा, टॉपिक सारे क्लियर कराए जाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, बस उसमें आगे पीछे टॉपिक आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो को आप जो है रेगुलर देखें और लास्ट तक देखें। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव, जैसे कि अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है कि विभव जो होता है ना वो क्या होता है कि अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में विभव कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो अनंत होता है ना अनंत, वहां पर तो विभव जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विभव के लिए अपन कहते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB, ऐसे फिजिक्स में होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो माइनस आ रहा है इसकी वजह से इसको बोलेंगे अंतर, इसका मतलब विभव का अंतर, तो विभवांतर होता है मतलब। तो ऐसे ही अपन यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर तो इसकी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता रखा है पहले भी कौन कौन सा होता है इलेक्ट्रोड, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक तो क्या होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, इनमें मैंने तो इलेक्ट्रोड विभव में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एनोड और कैथोड। तो कैथोड जो होता है ना, कैथोड उसके ऊपर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। आपको अगर फिर भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पिछले वाले जो वीडियोस थे उनमें आप इनको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं वहां से। तो इसकी परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, अब नोट कर लेना आप। तो परिभाषा अपने पास हो गई यहाँ पर, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। विद्युत अपघट्य तो अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब वो टूटेगा तो एक तो उनमें से जाएगा एनोड पर, एक जाएगा कैथोड पर, इसलिए विद्युत अपघट्य शब्द काम में ले रहे हैं। बाकी तो परिभाषा ये भी हो सकती थी कि इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रोड जो है उनके ऊपर जो विभव था उनके मध्य का अंतर क्या कहलाता है? यहाँ पर जो विभवांतर है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर जो अपने पास चीज आई उसमें अपन क्या कह रहे हैं कि दो जो अपने पास एनोड और कैथोड है उनके बीच का अंतर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि पहले एनोड आएगा या कैथोड आएगा। तो इसकी ट्रिक सुन लो आप। वैसे तो ये ट्रिक जो है आप जनरली प्रैक्टिस में भी यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है अपन को, इसलिए मैं इसको ट्रिक बोल रहा हूँ। बाकी एक्चुअल में क्या होता है, जब भी अपन किसी भी चीज में अंतर लेते हैं, अंतर क्या करते हैं? अंतर मतलब परिवर्तन देखते हैं, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को। तो यहाँ पर जो ट्रिक हो गई ना वो कौन सी हो गई कि पहले अपन एनोड को लिखते हैं, बाद में कैथोड को लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाद वाला कौन है? कैथोड, और पहले वाला कौन है? एनोड। तो अपने पास जो ट्रिक हो गई ना वो क्या हो गई कि बाद वाले में से पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा EC माइनस EA, जिसको अपन ऐसे बोल सकते हैं E बराबर C का मतलब क्या था? कैथोड, और A का मतलब क्या था? एनोड। C का मतलब क्या था? कैथोड, और A का मतलब एनोड। इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कैथोड कौन साइड में था? राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दायां इलेक्ट्रोड। क्या लिख सकते हैं? दायां इलेक्ट्रोड। और इस ये जो है वो कौन साइड में था? लेफ्ट साइड में था, तो इसको बोल सकते हैं बायां इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ गई? मैंने आपको कह दिया ये फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा जब भी अपन अंतर की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं,
अंतिम में से प्रारंभिक को। तो अंतिम कौन था, बाद में कौन आ रहा है, कैथोड, और पहले कौन आ रहा है, एनोड। इसमें भी मैंने बता दिया था आपको कि एक तो लोन वाले तरीके से याद रख सकते हो, एक तरीका और है एबीसीडी में ए पहले आता है और सी बाद में आता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते हैं ना, तो ए जो है ना, ए वो पहले आता है और सी जो है बाद में आता है। इसका मतलब सी में से ए को माइनस करेंगे। तो ये तो बात हुई अपने पास इलेक्ट्रोड विभव की। उसके बाद में जो इकाई पहले थी विभव को मापने की, तो विभव का मात्रक या फिर इसकी इकाई अगर देखें तो इसकी इकाई जो है वो है वोल्ट। मतलब विभव को या इलेक्ट्रोड विभव को किसमें मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। बस फिजिक्स में इसको V से लिखा हुआ था, यहाँ पर जब इसको क्या लिख रहे हैं, E से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E से लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है इसके सामान्यतः अपन कोई मान नहीं लिखते। तो यहाँ पर जो अपने पास आता है टॉपिक, वो आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको अपन को ध्यान रखना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इसके लिए अगर देखें अपन, तो इसको अपन लिखते हैं ई नोट से, इससे लिखते हैं ई नोट से, ठीक है। यहां से अपन को समझ में आनी चाहिए बात। अब अपन देखते हैं कि जो ई और ई नोट है उसमें डिफरेंस किस चीज का होता है, ई और ई नोट में किस चीज का डिफरेंस है। इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, क्योंकि समझ गए आप यहाँ पर ये नोड और कैथोड क्या होता है, ठीक है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, उसमें ये जो मानक शब्द है या फिर जहां पे आपको नोट मिल जाए, इसका मतलब है 3 कंडीशन हो गई। एक तो ताप अपन ने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया 298 केल्विन, दाब को कर दिया 1 बार या 1 एटीएम, और सांद्रता को कर दिया अपन ने इकाई सांद्रता या इकाई मोलरता। मतलब 1 मोल प्रति लीटर, मतलब पदार्थ के कितने मोल ले लिए अपन ने, 1 मोल, किसमें, 1 लीटर विलयन में। तो देखो इसकी परिभाषा में और इसकी परिभाषा में छोटा सा चेंज करना है बस आपको। इसकी परिभाषा मैंने बताई थी आपको, वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वैसे ही उसी परिभाषा के अंदर ये 3 शब्द जोड़ दो, वो परिभाषा किसकी हो जाएगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो देखो परिभाषा सुनो यहाँ पर, 298 केल्विन ताप, 1 बार दाब तथा एकांक सांद्रता या इकाई सांद्रता पर, बस ये शब्द जोड़ दो और पहले वाली परिभाषा इसके आगे लगा दो बस। पर वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। अब ये वही परिभाषा और इकाई तो फिर से वही हो जाएगी इसकी भी, वोल्ट। लेकिन ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसको पहले पुरानी किताबों में इसको जो 2 भागों में बांट रखा था, एक तो मानक ऑक्सीकरण विभव और एक मानक अपचयन विभव। लेकिन आजकल है ना, केवल इसको बोलते हैं कि ये मानक अपचयन विभव होता है। और मैं बता देता हूं अभी आपको कि अगर मान लो आपसे गलती से अभी भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे ना, जितने भी मान अपन पढ़ेंगे, हर पदार्थ का अपचयन करवाकर उसके मान ज्ञात किए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो किसी पदार्थ से कॉपर के लिए अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो Cu2+ को Cu में चेंज करने पर इसके जो इलेक्ट्रोड विभव का मान आया था वो आया था 0.34 वोल्ट, ये मान आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके कौन से विभव का मान है, अपचयन विभव का, इसका अपचयन विभव का, तो कैसा है, धनात्मक। लेकिन अगर इसी को पूछ जाए आपसे ऑक्सीकरण विभव के लिए, किसके लिए, ऑक्सीकरण विभव के लिए, तो देखो आपको पता है ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रक्रम होते हैं। इसलिए बस इसमें केवल आप साइन को अपोजिट कर दो, तो अपचयन विभव के बजाय वो किसका हो जाएगा, ऑक्सीकरण विभव का हो जाएगा। तो चीजें समझ में आ रही है आपको। वर्तमान में मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है ना, उसको भी मानक अपचयन विभव कहते हैं, या मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जितने भी मान यहाँ पर ज्ञात किए जाएंगे, जितने भी मान यहाँ पर ज्ञात किए जाएंगे, सभी के सभी जो मान हैं वो अपने पास यहाँ पर होंगे अपचयन के रूप में, पदार्थ को अपचयित करवाकर मान ज्ञात किए जाएंगे, ठीक है। सूत्र में क्या चेंज होगा, सूत्र में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नोट लगा देंगे बस। ये जो फॉर्मूले थे इनमें यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, नोट, ठीक है। ये जो 0 बना रहा हूं ना, उसके अंदर मैंने माइनस का साइन भी लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि ई नोट का मान जितना ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब माइनस में होगा ना, माइनस में, अभी वैसे आगे देखेंगे अपन, माइनस में होगा तो उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब अपचायक प्रकृति का पता लगाने के लिए अपन जो है यहाँ पर इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इनमें से जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसका फॉर्मूला भी वही है जो मानक अपचयन विभव का या जो इलेक्ट्रोड विभव है ना उसका होता है। तो आपको जो है फॉर्मूला एक ही याद रखना है। अब देखो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन अब आगे चीजों को समझते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से। अब जो है आगे अपन इसको समझते हैं कि अगर अपने पास मान लो एक जो डेनियल सेल अपन ने पढ़ा था वही दे रखा है, डेनियल सेल दे रखा है, डेनियल सेल।
इसके लिए मैंने आपको विद्युत वाहक बल जो है उसका मान बताया था आपको, सेल विभव का मान 1.1 वोल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 1.1 वोल्ट आया कहां से था। ठीक है, तो देखो इसके लिए अभिक्रिया अपने पास कौन सी थी, Zn Cu2+, चेंज किसमें हो रहा है, Zn2+ और Cu में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को दो मान दिए होंगे, एक तो E0 Zn2+ कन्वर्ट इनटू Zn, इसके लिए मान दिया होगा 0.76। ठीक है, और दूसरा जो मान दिया होगा वो दिया होगा कॉपर के लिए Cu2+ Cu बराबर 0.3 वोल्ट, ये दिए होंगे ये। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि इसके E0 सेल की गणना करो, इसका E0 सेल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो E0 सेल ज्ञात करने के लिए सूत्र अपने पास था E0 बराबर, मतलब E0 सेल जो होता है वो किसके बराबर हो गया, E0 कैथोड और माइनस E0 एनोड, ये हो जाएगा सूत्र इसका। ठीक है, अब प्रॉब्लम अपने पास ये है कि इनमें से जो है, इनमें से कौन सा मान को यहाँ पर रखेंगे, कौन से मान को यहाँ पर रखेंगे। तो वैसे तो आपको पता है डेनियल सेल में जिंक है ना एनोड था और कॉपर जो है वो कैथोड था, लेकिन आपको करना क्या होता है यहाँ पर कि कोई भी रिएक्शन दे रखी हो ना, उसमें आपको देखना क्या है, उसमें देखना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो वो एनोड और जिसका अपचयन हो वो कैथोड। ठीक है, इसके अलावा एक ट्रिक और है इसकी, जो कि मोस्ट ऑफ दी केसेस में अपन अप्लाई करते हैं, कुछ केसेस है उनमें जो है ना अपन इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ट्रिक जो है ना वो ये है कि कैथोड है ना, कैथोड उसके ऊपर आपको वो मान लिखना है जिसमें E0 ज्यादा हो, बस ये ट्रिक ध्यान रखो। कैथोड की जगह पे कौन सा मान रखेंगे जिसमें E0 क्या होगा, ज्यादा। तो देखो एक तो लिखा हुआ हमारे पास 0.76 और एक लिखा हुआ है 0.34। अगर इनके साइन को देखे, साइन को, तो देखो अगर ये पॉजिटिव होता है ऐसे, तब तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होती, अगर ये प्लस का है तब तो इन दोनों में से तुलना करेंगे तो ये ज्यादा हुआ, लेकिन ये माइनस का है इसलिए ज्यादा मान कौन सा हुआ, ये। तो आपको करना क्या है, इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, E0 से बराबर कैथोड की जगह कौन आ जाएगा, कॉपर Cu2+, किसमें चेंज हो रहा है, Cu में, और माइनस Zn2+ किसमें चेंज हो रहा है, Zn में। ठीक है, तो इस तरीके से अब अपने पास मान रखो, यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 0.34, क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 0.76। ठीक है, इस माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.34 को इसमें जोड़ेंगे तो 1.10 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका। 1.1 वोल्ट जो है वो इस तरीके से अपने पास डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल, उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आ जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको अगर दिया जाएगा तो उसमें जो है आपको ये वैल्यू दी होगी दो मानों में से आपको करना क्या है कि जिसका मान ज्यादा है उसको कैथोड की जगह पे रख दो और जिसका मान कम है उसको एनोड की जगह पे रख दो। ठीक है, या फिर रिएक्शन के आधार पर भी देख सकते हो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका मान एनोड पे रखना है, जिसका अपचयन हो रहा है उसका मान कहां पे रखना है, कैथोड पर, क्योंकि एनोड और कैथोड की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो अपन और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। अब और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, तो अपन देखते हैं जो एग्जाम्पल है उनको देखते हैं एक बार। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया था उसी की तरीके से इस क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा आपसे कि इसका E0 सेल ज्ञात करो। तो इसका E0 सेल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए क्या बताया था फॉर्मूला कि कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पर कैथोड मतलब C और यहाँ पे A एनोड। इस रिएक्शन के अनुसार देखो पहले तो जिंक है ना उसका Zn2+ में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। Ag+ का Ag में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब Ag+ है और Ag तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो Zn2+ और Zn है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को सीधी समझ में आएगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि देखो ये लिखा हुआ है कि कैथोड पर कौन सा मान आएगा जो ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से ज्यादा मान देख लो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.80 माइनस और एक इसका माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो ये कोई सेल रिएक्शन दे रखी हो, इस सेल रिएक्शन के लिए आपसे पूछा जाए कि E0 सेल का मान कितना होगा, तो 1.56 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो एक बार, इसमें इस रिएक्शन में देखा जाए अगर इसका भी E0 सेल ही ज्ञात करना है तो इसके लिए करना क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और निकल का अपचयन। इसका मतलब पहले कौन आएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, निकल,
जिसका अपचयन होता है वो पहले आ जाता है, मतलब अपचयन वाला कैथोड, और ऑक्सीकरण वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एनोड। ये सूत्र इसी तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में। फिर उसके बाद में देखो निकल का मान भी दे रखा है अपन को। वैसे अगर देखोगे तो दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। फिर वही देखना है अपन को ज्यादा मान कौन सा है, ज्यादा मान कौन सा हुआ, यही हुआ, क्योंकि माइनस में ज्यादा है इसका मतलब कम हुआ, तो इसको आप यहाँ पे रख दो, तो माइनस 0.25, फिर माइनस 2.36, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, और 36 में से इसको माइनस कर दो 25 को, तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो 2.11 वोल्ट जो है वो इस तरीके से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप इसमें से माइनस कर सकते हो, माइनस करके देख लेना इसको। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या है, एक तो दे रखा है ये वाला मान और एक ये दे रखा है, दोनों मान दे रखे हैं। इनमें करना क्या है, अगर आप ये ट्रिक वाला यूज करो तो अपने पास आंसर क्या आएगा कि 0.77 ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा वाला कैथोड पर, कम वाला जो है वो एनोड पर। तो इस तरीके से अपना जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा ई नोट सेल बराबर, मैं आपकी बार फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख रहा, आपको पता है कि इसको यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरे वाले को इधर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.77 माइनस 0.54, ठीक है। 0.77 इसमें से क्या कर दिया 0.54 जो है उसको माइनस कर दो, तो ये यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो अपने पास आंसर आ गया 0.23 और वोल्ट। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट आया, फाइनल कंक्लूजन जो है वो निकल के यहाँ पर एक आ रहा है, वो आ रहा है कि जितनी भी वैल्यू अपन ने ज्ञात करी है, जितने भी मान अपन ने ज्ञात किए हैं, उनमें सब में ई नोट जो है ना वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं, बाकी अब कह सकते हैं ऐसा कि हो सकता है ऐसा। जितने भी मान मैंने याद करे अभी तक, जितने भी आपको बताए हैं अभी तक, उन सब में ई नोट सेल का मान क्या आया है, धनात्मक आया है। और धनात्मक मान आने का मतलब है कि अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में होगी। तो कोई भी रिएक्शन जो है उसके लिए आपसे बोल सकते हैं कि अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या आया यहाँ से, इसको निष्कर्ष मान के चलो आप। निष्कर्ष यहाँ से आया कि वे अभिक्रियाएं जिनके लिए, या वे सेल अभिक्रियाएं जिनके लिए ई नोट सेल है ना, ई नोट सेल, ई नोट नहीं, ई नोट सेल मतलब ये ई नोट सेल का मान कैसा आता है, धनात्मक आता है। वे अभिक्रियाएं अग्र दिशा में होती हैं, और अपन अभिक्रिया को अग्र दिशा में ही करा सकते हैं, पश्चिम दिशा में तो वो अपने आप हो जाती है फिर, ठीक है। और इसके लिए बोलना है, वैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रतीक दिशा है, लेकिन इस अभिक्रिया में अगर किसी में नेगेटिव मान आ जाता है, वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपका नेगेटिव मान है कहीं पे, ठीक है, तो उसी स्थिति में अपन क्या बोलेंगे, अग्र अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं होगी। ये तो बात हुई अपने पास इस ई नोट सेल के आधार पर। अब अगर केवल ई नोट के लिए बोले कि केवल ई नोट से क्या पता चलेगा, तो केवल ई नोट का मान माइनस हो या केवल ई नोट का मान प्लस हो, ये याद रखना। वैसे तो आगे फिर से बताऊंगा मैं। अगर ई नोट का मान माइनस है तो उसकी प्रकृति होगी अपचायक, अपचायक का मतलब उसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ऐसे ही जिसके लिए पॉजिटिव मान है इसका मतलब उसकी प्रकृति होगी ऑक्सीकारक। जैसे यहाँ पर देखो एक बार किसी भी एग्जाम्पल को देख लो, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस का मान है, इसका मतलब कौन सी प्रकृति है, अपचायक, और अपचायक है इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस तरीके से अपन ने आज देखा इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहे और पढ़ाई करते रहे, और अपने जो साथी लोग हैं उनको बताइए आप। अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, बाकी लोगों से भी कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।